Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Structure Analysis Essential. लेक्चर 18 है ये बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है। इसमें हम आज देखेंगे कि डिटरमिनेंट फ्रेम जो है, जो कि बेसिकली हम आज रिजिड जॉइंट फ्रेम देखेंगे, उसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कैसे फाइंड आउट की जाती है। डीएस इसको हम डिस्कस करेंगे, ये जो इक्वेशंस लिखी हैं मैंने, और इसकी लोकल और ग्लोबल एनालिसिस देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी देखेंगे कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम्स के साथ। पहले जर्नल थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे, फिर एग्जांपल्स देख लेंगे कि अगर बीच में हिंजेस वगैरह आ गए, इधर कॉर्नर में सेंटर में हिंज आ गए, तो इनके लिए क्या होगा। फिर हम एक एग्जांपल प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उसकी ग्लोबल एनालिसिस करेंगे, फिर उसकी लोकल एनालिसिस को देखेंगे, फिर एक्सियल शेयर एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे हर एक मेंबर के लिए। साइन कन्वेंशंस, अक्सर इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हर एक मेंबर्स के लिए एक्सियल शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स को हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, हमें पता है कि पूरे स्ट्रक्चर एनालिसिस को हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस से हम यूज़ करते हैं डीएस, जबकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं डी के, जिसे आप काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी कहते हैं या डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं या अननोन डिस्प्लेसमेंट्स कहते हैं, बहुत सारे नाम। तो डीएस जो है वो डीएसई प्लस डीएसआई एक्सटर्नल और इंटरनल का समीशन है। डीएस अगर हम 2D की बात करें सो आर माइनस थ्री अवेलेबल इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप 3D के लिए बात करेंगे तो आर माइनस 6 आ जाएगा। अब आर क्या है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन, ठीक। और एम क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर, जिस तरह इसमें है 1 2 3, ठीक। टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं, बीच में ये वाले भी आ गए, 1 2 3 4, ठीक है, जॉइंट्स आ गए। आर इज द नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन, ठीक है। ये जो है कैपिटल आर। डी एस आई जो है ना वो 3m प्लस 3 माइनस 3j प्लस आर, ठीक है। ये आर जो है ये नंबर ऑफ रिलीज है, लेकिन ये नहीं है कि हिंज एक है तो आप इसको 1 डालेंगे, बल्कि आप देखेंगे कि हिंज पे कितने मेंबर आके मीट कर रहे हैं, वो m डैश होगा, उसको हम m डैश कहेंगे। एक तो m है ना, वो तो टोटल नंबर है, यानी इसमें अगर इस एग्जांपल में हम बात करें तो 1 2 3 ये m है, जबकि m डैश जो है ये हिंज पे जितने मेंबर आके मिल रहे हैं ये m डैश है, ठीक है। इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कौन से होते हैं कि जिसमें एक कुछ जॉइंट्स रिजिड जॉइंट्स हों, ये जो लाइन है ना ये रिजिड जॉइंट का है, ठीक है, और कुछ हिंज का, तो ये है। तो m डैश इज द नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट हिंज लोकेशन। अच्छा, DSI को आप फ्रेम के लिए ऐसे भी कर सकते हैं 3C, ठीक है। C हम आगे देखते हैं, माइनस R यही है, यानी इस पूरी की जगह आप सिर्फ और सिर्फ 3C भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस R, तो वो ये चीज है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रिजिड जॉइंट है। रिजिड जॉइंट कैसे पता लगा, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि हिंज है या पिन है, ठीक है, तो सारे हम जॉइंट एज्यूम कर लेंगे कि रिजिड जॉइंट। इसमें आर क्या है, यानी 3 इसके रिएक्शंस हो गए, 3 इसके, तो 6 हो गया। एम ये जो मेंबर्स हैं आपके पास, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, 9 हो गए। जे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जॉइंट हो गए। आर जो है, आर क्या मतलब है कैपिटल आर का, एक स्मॉल आर है एक कैपिटल आर है। आर कैपिटल आर का मतलब है नंबर ऑफ रिलीज जॉइंट, नंबर ऑफ रिलीज। तो दिस इज द मेन इक्वेशंस, ठीक है। डी एस सी क्या हो जाएगा, आर माइनस 3 डिग्री आ जाएगा। डी एस आई 3m प्लस 3 माइनस 3j प्लस आर, एक तो ये इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। इसमें m को पुट कर दे, j को, r को, ये सारा कुछ, वरना ऐसे कर दें
कि आप इधर ऐसे करें, एक दायरा सा लगाएं तो क्लोज लूप बन रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ से आके आप, यहाँ पे कोई मेंबर वगैरह नहीं है, यहाँ पे कोई मेंबर नहीं है, तो इसका क्लोज लूप नहीं बन रहा, ठीक है, यानी चारों तरफ से बंद नहीं है, सादा अल्फाज में ये। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 3C माइनस कैपिटल आर। अब सी क्या है? नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप, तो एक बन रहा है और दूसरा बन रहा है, यानी इसमें दो सी हैं। तो 6 माइनस कैपिटल आर क्या है वो हमने मेंशन किया, 0। तो ये आ जाएगा 6 डिग्री, और यहाँ से भी इस इक्वेशन से भी आ रहा है, ठीक है, 6 डिग्री। अब 6 को आपने 3 के साथ ऐड कर देना है, 6 प्लस 3 9 डिग्री। अब इस 9 डिग्री का मतलब क्या है? का मतलब है कि आपके पास जो तीन अवेलेबल इक्वेशंस हैं, ये जो हम r-3 कह रहे थे अवेलेबल इक्वेशन, ठीक, समीशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई और समीशन ऑफ एम जी, तो ये मतलब इनसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। इनसे तो आप कोई भी तीन फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन बकाया नौ इक्वेशंस आपको एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है। अब ये इसको डिसाइड करने के लिए अगर आप फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस में जाएंगे, जिसे हम कॉम्पिटिबिलिटी मेथड भी कहते हैं, या मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड्स, तो उससे आप सॉल्व करेंगे, यानी इतनी कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस आपको चाहिए, ठीक है। डीके में हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस चाहिए, जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सॉरी। अब एक हिंज का कर लेते हैं जो कॉर्नर पे हो, और फिर हिंज का कर लेते हैं अगर सेंटर में। तो इसमें भी आप लिख देंगे कैपिटल आर क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शन 3 इसके 1 इसका, क्योंकि दिस इज द रोलर सपोर्ट, ठीक है। तो आर हो जाएगा वही 9 मेंबर हैं, जॉइंट 8 हैं। आर क्या आएगा? कैपिटल आर एम डैश -1। अब एम डैश क्या है? 1 और 2, क्योंकि ये हिंज जो है इन दोनों को मीट कर, ठीक है, यहाँ पे आके ये दो मेंबर मिल रहे हैं, तो 2 - 1 तो 1 आ जाए। वही डी एस ई और डी एस आई का समीशन है। डी एस बेसिकली एक्सटर्नल और इंटरनल का, तो एक्सटर्नल r-3, ये चाहे बीम हो, फ्रेम हो, ट्रस हो, तब सब के लिए r-3। फिर बीम और फ्रेम के लिए ये है इंटरनल, और ठीक है, ट्रस के लिए अलग फार्मूला है। डी एस आई है 3C - r, वो भी मेरी पिछली वीडियो में है जो ट्रस में मैंने मेंशन किए हैं, तो वो सारे पिछले लेक्चर्स आप देख लें, उसमें आपको मिल जाएगा। तो 6 - 1, 6 क्यों है? क्योंकि वही दो क्लोज लूप बन रहे हैं। 3C - 1 तो 5 डिग्री। अब 5 को आप ला के 1 के साथ ऐड कर दें तो आपकी टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेट, यानी इतनी हमें कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशंस चाहिए, उन तीन के अलावा, समीशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई और समीशन ऑफ एम के अलावा, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये इस हिंज पे कितने मेंबर आके मिल रहे हैं? 1 2 3 4, ठीक है। इसका मतलब ये है कि r क्या होगा? m डैश -1, सो m डैश विल बी 4 - 1, वाइल m इज 15। m आपका ये टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, ठीक है। r वही 6 हो गए, 3 इसके, 2 इसके और 1 इसका। ये हिंज है, रोलर है, सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आप वही कर लेंगे, DSA का मेन फार्मूला लगा देंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल का। एक्सटर्नल को आप r-3 से फाइंड आउट कर लेंगे, और इंटरनल वही 3C - r, तो ये 9 डिग्री है। सो दिस वन, ठीक है। तो ये 12 डिग्री इंडिटरमिनेट है। अब एक एग्जांपल प्रॉब्लम देख लेते हैं कि इफ दिस मेंबर इज ए रिजिड जॉइंट फ्रेम, मतलब कोई हिंज नहीं है, अगर ऐसे निशान लगा हो इसका मतलब है कि ये रिजिड जॉइंट है। रिजिड जॉइंट का क्या मतलब है? कि इस बीम के जो रीइंफोर्समेंट है, सरिये शरिये, वो इसमें बीम में गए हों या ऐसे गए हों, ठीक है, और या टॉप बीम हो तो ऐसे आए हों बैंड, और बीम की रीइंफोर्समेंट कॉलम में एम्बेड हुई हो, जिसे हम डेवलपमेंट लेंथ RCD में कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये एक अच्छा सा जॉइंट हो तो इसको रिजिड जॉइंट कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले इसकी क्या फाइंड आउट करनी है? DS। वो हमें पता है DSE प्लस DSI। DSE हमारा क्या है? r-3। r हमारा क्या है? 1 2 3, यानी 3 - 3
इज इक्वल टू 0 डिग्री। और डी एस आई इसकी है 0। क्यों 0 है? क्योंकि कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा, ठीक है, यहाँ पे कोई मेंबर नहीं है, चारों तरफ से ये बंद नहीं है, तो सी 0 है। तो 3C माइनस आर, और आर भी कुछ नहीं है, हिंज वगैरह नहीं है, तो सी 0 हो गया। सो 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये डिटर्मिनेट है। तो अभी हम बेसिक में डिटर्मिनेट करें। जब इनडिटर्मिनेट में जो कोर्स मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे आपको ISA का भी कोर्स मिल जाएगा, यानी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एनालिसिस का भी मिल जाएगा। अब सबसे पहला स्टेप है ग्लोबल एनालिसिस। ग्लोबल एनालिसिस का मतलब ये है कि आपने अभी जॉइंट वगैरह पे कुछ नहीं फाइंड आउट करना, बल्कि आपने सिर्फ इस पूरे स्ट्रक्चर के जो ये सारी जो लोडिंग लगी हुई है, ये 30 के इसके ऊपर 2 लोड लगे हुए हैं, ठीक है। 12 फुट हाइट है कॉलम की, और जो बीम की हाई लेंथ है, स्पैन है, वो 20 फीट का, 6 फुट है। तो इन लोड्स की वजह से रिएक्शन कितने डेवलप्ड होंगे सपोर्ट पे, यानी हॉरिजेंटल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट, इसको कहते हैं ग्लोबल रिएक्शन, ठीक है। लोकल में हम फिर इस फ्रेम को क्या कर देते हैं, ऐसे एक्सप्लोड कर देते हैं जॉइंट से, यानी तोड़ देते हैं जॉइंट, और इन जॉइंट्स पर हम रिएक्शंस वगैरह शेयर को भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक्सियल फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोबल एनालिसिस देख लें। हमने ए एक्स ए वाई और डी वाई फाइंड आउट करना है। ये ए है तो ए एक्स ए वाई और डी वाई, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट पर ए पे आके समीशन ऑफ मूवमेंट को 0 ले लें, और कोई भी साइन कन्वेंशन सेलेक्ट कर लें, क्लॉकवाइज पॉजिटिव या क्लॉकवाइज एंड नेगेटिव, जो भी आपने सेलेक्ट करना है, कन्वीनियंट है आपके लिए, वो कर दें। अब देखें ये 30 जो है, 30 × 6, 30 ये वाला × 6 प्लस 20 × 2, तो ये एक लोड आ जाएगा, जिसे आप 40 का किप का लोड, क्योंकि ये तो पर फुट है ना, तो ये किप आ जाएगा जब आप इसको फुट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 आ गया। 40 मल्टीप्लाई, ये अब सेंटर में अप्लाई होगा तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वो लोड है और ये डिस्टेंस है, ये लोड है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो मूवमेंट वही लोड इंटू डिस्टेंस, और यहाँ पे हम मूवमेंट ले रहे हैं 0, तो dy × 20, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करें, dy इज 29। अब आप यहाँ पे समीशन ऑफ Fy को लगा लें, कि इन दोनों का जो समीशन है वर्टिकल रिएक्शंस का, वो 40 के बराबर होगा। क्यों? 20 × 2, ठीक है। ये नहीं, आपने 2 नहीं लिखना या 20 नहीं लिखना, बल्कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40। तो 40 से आप ये 29 को माइनस कर दें, 40 माइनस तो 11, तो यहाँ पे आपका AY 11 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ Fx, कोई साइन कन्वेंशन ले लें कि आप इसको पॉजिटिव कहते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कोई भी साइन कन्वेंशन सेलेक्ट करके। अब देखिए 30 ऐसे लग रहा है, हमने एज्यूम डायरेक्शन ऐसे ली है, तो 30 इज एज पर दिस साइन कन्वेंशन विल बी पॉजिटिव, और ए एक्स जो होगा वो नेगेटिव, ठीक है। तो ए एक्स विल बी 30। इसका मतलब है अगर ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब है जो हमने डायरेक्शन एज्यूम की है वो सही है। और अगर ये ए एक्स नेगेटिव 30 आता, तो फिर हम इस ए एक्स की डायरेक्शन को इसके बजाय ऐसे करते, तो वो फिर 30 लोड भी इस तरह लग रहा होता, यानी यहाँ पे कोई लग रहा होता, ठीक है। बहरहाल ये चीज़ हो गई। अब आगे जाते हैं लोकल एनालिसिस के ऊपर। अब देखें हमने सिर्फ 30, 11 और 29, अगर हम यूनिट की बात करें, तो चूंकि यहाँ पे हमारे पास किप है, यहाँ पे भी किप है, तो इनके डेफिनेटली यूनिट्स जो हैं वो आप लाजमी एग्जाम में लिखा करें, ठीक है। मैंने क्लैरिटी पर्पस के लिए नहीं लिखा, लेकिन आपको लिखना है, ठीक है। अब हम AB, BC और CD को क्या कर देंगे, इन तमाम को यहाँ पे एक छोटा सा बॉम्ब रख देंगे, ठीक है, और इसको एक्सप्लोड कर देंगे, और यहाँ पे भी आप एक छोटा सा बॉम्ब रख देंगे, इसको एक्सप्लोड कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। इस जॉइंट पे अपने हमने चीज़ें, अब आपने हर मेंबर के लिए, यानी ये मेंबर है, ये मेंबर है और ये मेंबर है, इसको आपने 3 इक्वेशंस में सेटिस्फाई करना है। समीशन ऑफ Fx, समीशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ M इज इक्वल टू 0,
ठीक है, ये पूरे के लिए भी है, ग्लोबल में भी ऐसे होता है और लोकल में भी ऐसे ही होता है। आपने इन तीन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर। अब देखें इस पूरे मेंबर्स पर, अब गौर से देखें तो 30 इस साइड पे लग रहा है और 30 इस साइड पे लग, यानी इस जॉइंट पर कोई बकाया मूवमेंट या बकाया कोई फोर्स नहीं आएगी। बेसिकली ये कॉलम में शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, शेयर फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस जॉइंट पर कोई बकाया यानी यहाँ पे बकाया बकाया जात आएंगे, ठीक है, यानी इन फोर्सेस से जो बच जाएगा, ये अगर लेट सपोज 20 होता, सपोज ये 30 की बजाय 20 होता, फिर ये रिएक्शन भी 20 आता। लेकिन वैसे आपको बता रहा हूं कि 30 में से आप 20 को माइनस करते तो ये इसका इनका बकाया जात है और ये इसी की डायरेक्शन में, इस यहाँ पे 10 होता फिर, ठीक है। तो 20 और 10 तो वो 30, ये है समीशन ऑफ एफ एक्स सी। बहरहाल हमारी इक्वेशन में इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में क्योंकि ये 30 और 30 बैलेंस्ड है ऑलरेडी, तो यहाँ पे कोई बकाया शेयर फोर्स या लोड कोई नहीं आएगा। अब 11 ऊपर लगा है तो डेफिनेटली 11 यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे एक मूवमेंट लगेगा। अब उसकी डायरेक्शन का आपको पता नहीं है कि ऐसे होगा या ऐसे हो, आप कोई भी एक डायरेक्शन एज्यूम कर लें बेशक, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ कि गलत है, गलत डायरेक्शन में एम को एज्यूम कर दें, ठीक है। इसमें एम कुछ इस तरह आएगा, अब वो देखते हैं कि वो क्या है। अब देखें इस पॉइंट पर मूवमेंट आप जीरो ले लें या इस पॉइंट पर आप मूवमेंट जीरो, तो चलें हम इस पॉइंट पे मूवमेंट जीरो लेते हैं। तो 30 इंटू 6 क्लॉकवाइज है, 30 इंटू 6, ठीक है, ये आ गया मूवमेंट हमारा। यहाँ पे आपने मूवमेंट को जीरो ले लिया। ये 11 और 30 तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं बना सकता क्योंकि ये तो फोर्सेज यहाँ से गुजर रही हैं, और ये प्लस एम इज इक्वल टू 0, ये वाला भी मूवमेंट नहीं क्रिएट कर सकता। तो 30 इंटू 6, ये क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज हमने एज्यूम किया। अब m की वैल्यू क्या आ गई, -180 के फिट के साथ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, m नेगेटिव आ गया -180, तो आपने इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया और कुछ भी नहीं कर, ठीक है, यहाँ पे 180, ठीक है, डेफिनेटली दिस इज किप फिट, ठीक है। अब इस पॉइंट पर ये भी बी पॉइंट है, ये भी बी पॉइंट है, इन लोड्स को ये 11 और 180, और अगर यहाँ कोई हॉरिजेंटल लोड भी होता, शेयर फोर्स होती, ठीक है, हॉरिजेंटल लोड होती तो उसको भी, लेकिन इस केस में चूंकि नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन फोर्सेस को उल्टा करके इधर लगा देंगे, यानी 11 यहाँ पे नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे आप ऊपर लगा देंगे। ये इस डायरेक्शन में है यानी काउंटर क्लॉकवाइज, आप यहाँ पे एक मूवमेंट लगा देंगे और क्लॉकवाइज लगा देंगे, ठीक है, फिट। अब यहां से हम आएंगे और यहाँ पे मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर यहाँ एक्सियल फोर्स आ रहा होता, यहाँ से ट्रांसफर हो रहा होता, फिर वो यहाँ पे भी आ रहा होता, लेकिन चूंकि इसमें एक्सियल नहीं ट्रांसफर हो रही और वो होने भी नहीं चाहिए, आगे जब यहाँ पे आएगा तो उसको आप यहाँ पे लेके आएंगे तो ये तो रोलर सपोर्ट है, तो कैसे रजिस्ट करेगा। तो ये आखिरी मेंबर्स आपका क्या होगा, चेक होगा, यानी ये आपका चेक करेगा जो कि आपने ये जो कैलकुलेशन की है, तो ये आपको बताएगा कि मैं ठीक जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन खुद ही आपको बताएगा कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। अब देखें यहाँ 11 है, यहाँ हमने पहले फोर्स फाइंड आउट कर दी। वो कैसे करेंगे, वो बेसिकली यहाँ से भी आप आ सकते हैं ट्रांसफर्स करके, लेकिन चले हम यहाँ से फाइंड आउट। तो 20 इंटू 2, ऊपर से लोड कितना आ रहा है 40, 40 में से 11 को माइनस कर दें, बकाया जात कितना आ जाएगा 29, ठीक है, वो यही लोड आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको उल्टा करके यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते, ये दोनों, ये बैलेंस। अब देखें ये मेंबर ऑटोमेटिकली बैलेंस है, सो दिस इज ए चेक मेंबर, चेक मेंबर। अब यहाँ पे हमने मूवमेंट फाइंड आउट करना है,
उसकी डायरेक्शन का हमें नहीं पता कि ऐसे है या ऊपर की तरफ, तो हम कोई भी एक डायरेक्शन ले लेंगे, अगर नेगेटिव आ गया तो उसको रिवर्स कर देंगे। अब इसमें हमने मूवमेंट को कैसे फाइंड आउट करना है, चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ। इस पॉइंट पे हम मूवमेंट को क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। सी पे, बी पे भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे भी जीरो ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कर लेंगे ए, यहाँ पे जीरो ले लेंगे सी पे, तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव हम ले लेंगे। चले एक साइन कन्वेंशन, फिर 11 इंटू 20 आ जाएगा, यानी इस 11 को आपने इस 20 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ हम मूवमेंट ले रहे। फिर हम ले लेंगे +180, +180 देखें 11 इंटू 20, ये मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट, ये एक ही डायरेक्शन में सारे क्लॉकवाइज। एंड फिर -20 इंटू 2 इंटू 10, 20 इंटू 2 से लोड निकल आएगा, और लोड को हाफ कर दें, क्योंकि फुल लेंथ पे यूडीएल है तो सेंटर में अप्लाई होगा, ठीक है। यानी यूडीएल के सेंटर पे अप्लाई होगा। अगर कोई मेंबर ऐसा है जिसके हाफ लोड लगा है, 2 है और 5 है, और टोटल लेंथ 10 है, तो 5 इंटू 2, तो ये 5 के सेंटर में लगेगा, ठीक है। यानी यूडीएल के सेंटर पे लगेगा, जितनी लेंथ पे यूडीएल होगा उतनी यूडीएल के सेंटर पे लोड लगेगा। ये नहीं है कि फुल स्पैन के ऊपर, इसमें तो फुल स्पैन के ऊपर लोड है तो इसलिए लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, तो इसको आप सॉल्व करें, यू विल गेट ज़ीरो। मतलब ये है, और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मूवमेंट आता, फिर आप इसको यहाँ ट्रांसफर करते मूवमेंट को, तो इस ये मेंबर उसको कैसे रेजिस्ट करता, इसके ऊपर तो कोई हॉरिजेंटल फोर्स नहीं है ताकि इसको रेजिस्ट कर सके, इसको इस कपल को बैलेंस कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी क्लियर, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं आ रहा, ये चीज़। अब इन वैल्यूज़ को आप गौर से देख लें, इन वैल्यूज़ को आप गौर से देख, इसको अब हम आगे चल के वो कर एक एक मेंबर की शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ। अब एक्सियल शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने का वो आ गया टाइम, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपने फ्रेम के अंदर खड़े हो जाना है, और अंदर की तरफ नेगेटिव और बाहर की तरफ पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि आप जब इस फ्रेम के लिए, इस कॉलम के लिए ड्रॉ करेंगे, इस मेंबर के लिए आप ड्रॉ करेंगे, तो आप जो लाइंस खींचेंगे वो अंदर की तरफ खींचेंगे। जब इसकी तरफ ड्रॉ करेंगे इस बीम के लिए, तो आप लाइंस ऐसे खींचेंगे, ठीक है। और जब इसके लिए ड्रॉ करेंगे तो बाहर की तरफ नहीं, बल्कि अंदर की तरफ आप खींचेंगे, ठीक है, लाइंस। तो आपने अंदर खड़े होके कभी मुंह इस साइड पे कर लें, फिर ऊपर, और फिर इस साइड पे मुंह, ये तीन। अब यहाँ पे हम ए बी के लिए कर रहे हैं, देखें ए बी के, ये वो फ्रेम है, ठीक है। सपोर्ट कंडीशन मैंने कुछ अलग लगाई हैं, फिक्स लगाई हैं, बहरहाल मैं आपको जस्ट एक पोर्टल फ्रेम बता रहा हूँ, ठीक है। और ए बी मेंबर्स के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन ये है। अब आपने अंदर की तरफ ड्रॉ करना है, ए बी की, ये सी डी की साइड पे, ठीक है, आपने ऐसे ड्रॉ करना। और ये वाला जो साइन कन्वेंशन होगा, देखें यहाँ से नेगेटिव आ गया अंदर की साइड पे, और ये वाला पॉजिटिव बाहर आ गया, ठीक है। तो ए एफ डी का मतलब है एक्सियल फोर्स और शेयर फोर्स, और बी एफ डी का मतलब है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अब चूंकि कंप्रेसिव लोड है, तो कंप्रेसिव हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये हमारा पास आ जाएगा नेगेटिव लोड, और 11, और ये कांस्टेंट थ्रू आउट हर सेक्शन पे यही लोड, ठीक है। फिर यहाँ से हम 30, यानी आप इसको रोटेट भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रोटेट कर लाइक बीम, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, यानी यहाँ से आप इस लेट जाएं, ठीक है, ऐसे, तो 30 के ऐसे जाएंगे, और ये 30 इसको दे के ज़ीरो कर देगा। तो इस वाले हिस्से में जो है, अगर हम इसको कोई वैसे नाम दे दें, इस पॉइंट को 1, तो इस 1B जो सिगमेंट है, मेंबर नहीं, इसको सिगमेंट हम कहेंगे। इस सेगमेंट में शेयर फोर्स 0, ठीक है, यानी नो नीड ऑफ वो जो स्टिरअप है,
theoretical point of view से, although we are going to provide physically sorry practically, लेकिन theoretically कोई ज़रूरत नहीं है। 180 किप फिट, सॉरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, तो आप क्या करेंगे, शेयर फोर्स का एरिया निकालेंगे। यानी ये अगर M1 की लाइन है और ये M2 की लाइन है, तो M1 हमें पता है स्टार्ट में क्या है, हिंज सपोर्ट पर M1 क्या है, 0 है। M2 क्या है, यानी इस लाइन पे आप ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, M2, तो M2 पर वैल्यू होगी M1, यानी पिछले लाइन पे जो वैल्यू होगी, प्लस एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो अब ये देखें, M1 0 है, आपने इस लाइन पे फाइंड आउट करना। चलें, ये एक M2 ये हो गया, ठीक है, ये M3 हो गया। M3 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो M2 की वैल्यू प्लस एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम जो कि 0 है, इसे यहाँ 0 हो गया, और ये 30 इंटू 6 फीट, यानी ये एक रेक्टेंगल का आपने एरिया फाइंड आउट, तो 30 इंटू 6 180 आ जाएगा, ठीक है। अब ये M2 है, M2 पर 180 मूवमेंट है, आपने M3 फाइंड आउट करना है। M3 क्या हो, M2 प्लस एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अब वो तो कोई नहीं है, तो इसलिए 180 है, तो 180 ऐसे स्ट्रेट चला जाएगा। ये आपकी शेयर फोर्स डायग्राम। इस तरह हम अब इसके लिए ड्रा करेंगे, इसके लिए तो आप यूज टू हैं, इसमें कोई एक्सियल फोर्स वगैरह नहीं लगी हुई यहाँ से, ठीक है, कोई एक्सियल फोर्स वगैरह नहीं है, इसलिए एक्सियल फोर्स डायग्राम 0 हो, ठीक है। और वही साइन कन्वेंशन, नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। आपने ऐसे नीचे की तरफ लाइंस ड्रॉ, यहाँ पे हम 11 जो है वो 11 ले लेंगे, अपवर्ड चले जाएंगे, और फिर आपने इस पॉइंट पे फाइंड आउट, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आप लोड को फाइंड आउट कर लें, दैट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई टू 40, तो 40 से 11 को आप माइनस कर, ठीक है, यानी V1, ये V1 है और ये V2 है, तो V1 11 है और V2 क्या है, V1 माइनस 40, ये माइनस 29, ठीक है, तो ये माइनस 29 माइनस साइन, फिर ये 29 इसको धक्का दे के 0 कर देगा। इस तरह आपने, अब जहाँ पे शेयर फोर्स होती है तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेंडिंग मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि 180 का मूवमेंट है और ये पॉजिटिव मूवमेंट है क्योंकि क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ आपने 180 से शुरू कर, क्योंकि यहाँ पे आके आप देखें ना, पिछले में 180 पॉजिटिव पे ख़त्म हुआ था ना, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे था और ये जॉइंट उस दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो यही ट्रांसफर्स होगा। यहाँ पे अब आपने, दिस इज M1, दिस इज M2, दिस इज M3, तो M1 कितना है, प्लस 180, M2 आप फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू M1 प्लस एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, यानी ये ट्राइंगल का एरिया, विच इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कि कैसे करेंगे, 11/x, इसको x ले लेंगे, ठीक है, और एंड दैट इज इक्वल टू, या आप ऐसे कर दें कि चलें सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से भी कर सकते हैं, 11/x इज इक्वल टू, और ये कितना रह जाएगा, 20 माइनस एक्स, टोटल तो 20 है, और ये आ जाएगा 29 माइनस डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स, यानी दिस ट्राइंगल की कंपैरिजन इसके साथ कर, 29, ठीक है। यहाँ पे 11 ऊपर लिया है तो 29 भी ऊपर लेना, या ऐसे कर दें कि डायरेक्ट इस शेयर फोर्स को 2 से डिवाइड कर, 11 को 2 से डिवाइड, हाँ अगर कोई पॉइंट लोड ना लगा तो, ठीक है, 11 को, तो ये आ जाएगा 5.5, ये वाला डिस्टेंस 5.5 और 20 से माइनस करके जो भी आ जाएगा 14.5 है या जो भी है, ठीक है, वो आ जाएगा आपके पास। तो फिर आपने M1 को फाइंड आउट करना, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी आपने करना क्या है, आपने ऐसे करना है कि ये आ जाएगा प्लस 180,
और प्लस 1/2 ऑफ बेस कितना है 5.5 और हाइट कितनी है 11 मल्टीप्लाई 11। तो इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट 220। अब ये M2 आ गया। अब आपने फाइंड आउट करना है M3। M3 फाइंड आउट कर, यानी M3 will be equal to M2 plus एरिया ऑफ शेयर फोर्स। अब M2 तो पॉजिटिव है ना 210.25, लेकिन ये एरिया तो नेगेटिव में है क्योंकि ये तो नेगेटिव में है। तो 1/2 ऑफ बेस 14.4 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट क्या है 29। तो यहाँ पे आपके पास मूवमेंट आ जाएगा एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमने मूवमेंट को 0 निकाला था। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे। ये बेसिकली प्योर एक्सियल है, इसमें शेयर भी नहीं है और बेंडिंग भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर 29 का वो एक्सियल फोर्स लगी है, वो भी नेगेटिव क्योंकि कंप्रेशन है। अगर टेंशन होती ये 29 जो होता ये इस तरह ऊपर की साइड पे लगा होता, फिर ये भी नीचे की, फिर ये टेंशन होता, फिर आप इसको पॉजिटिव वाले। तो इसके लिए आपने अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है, ना कि बाहर की तरफ। ठीक है, और एक्सियल और शेयर फोर्स है, इसलिए देयर इज नो शेयर एंड बेंडिंग एक्शन इन ए मेंबर CD। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब स्ट्रक्चर एनालिसिस एसेंशियल। खुदा हाफिज़।